तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो या सब्सक्राइबर हो, हम डिस्कस कर रहे थे सार्क को, ये उसका पार्ट 4 है प्रोबेबली। सार्क की सारी हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने बाकी चीज़ें कवर की हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सार्क की इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सार्क की अचीवमेंट्स कौन सी रही हैं मीन्स उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, और फिर सार्क के नेगेटिव पॉइंट्स मीन्स उसके चैलेंजेस कौन से हैं, और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी बॉडीज़ हैं जिसकी उसके ऊपर रही हैं बनी हुई हैं, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, चैलेंजेस और अचीवमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम पता चलता है कि सार्क बहुत सिग्निफिकेंट है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो ये वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन रीजन है। मीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन वाला जो एरिया है वो यही है सार्क का। वो यही साउथ एशिया जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आबाद है, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, मीन बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा सरखेज़ है। तो ये आपके पास मोस्ट डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। इसके बाद हम बात करें तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि इसमें जो वर्ल्ड एरिया है ना उसके 3% कवर करता है, कि मीन पूरी दुनिया का 3% जो एरिया है वो सार्क के अंदर आता है। सार्क का जो मेंबर्स हैं, सार्क जो स्टेट्स हैं, वो 3% एरिया कवर करती हैं। इसके अलावा जो सार्क की कंट्रीज़ हैं वो दुनिया की 21% पॉपुलेशन को कवर करती हैं। मीन्स इनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 1/4 है, या 1/5 बल्कि 21% मीन 20%। तो दुनिया का 21% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इन्हीं 8 कंट्रीज़ में है। इन्हीं सिर्फ 8, टोटल दुनिया में 190 के 195 के करीब जो है वो कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये 8 कंट्रीज़ में दुनिया की जो है 20% 21% पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से देखें कितना ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी का, दुनिया की जो इकोनॉमी का है, ये 3.8% जो है वो कवर करता है। इकोनॉमी लाइक जीडीपी जो है वो कवर करता है। इसकी मीन जो रही है इकॉनमी वो रही है $2.9 ट्रिलियन US डॉलर। तो ये 3.8% जो है दुनिया का कवर करता है इकॉनमी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट ये है कि इनके अंदर जो अगर ये सिनर्जाइज कर जाए, ये साथ मिलकर काम करें, तो इसमें ये है कि इनका कॉमन ट्रेडिशन है, इनकी जो रवायात हैं वो कॉमन है, सेम है। कॉमन ड्रेस है, कॉमन फूड है, इनमें कॉमन कल्चर है काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक कॉमन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो एक तरह की सिमिलैरिटी नज़र आती है तमाम स्टेट्स के अंदर, इन सारे के अंदर एक हार्मनी नज़र आती है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट ये है कि सार्क जो नेशंस हैं उनकी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स हैं ना सार्क की कंट्रीज़ की, उनके पास उनके सोल्यूशन भी हैं। तो लाइक उनके जो कॉमन सोल्यूशन हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो पॉवर्टी को एलिवेट करें, पॉवर्टी को रिमूव करें, इलिटरेसी हो गई, मेल न्यूट्रिशन हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हो गया, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस हो गया, लो जीडीपी हो गया, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ये सार्क डील कर सकता है और अच्छे से कवर कर रहा है और कर सकता है। ठीक है, तो ये जो नेशंस हैं ये लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर कर सकते हैं। इन जो एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट है ना, इसके ऊपर काम करके, जो कॉमन एरियाज़ हैं जिसको हमने भी बात की है, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, वो बाकी सारी चीज़ें, उसको काम करके ये कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी देखें अचीवमेंट्स क्या आ रही हैं, अब एडवांटेज, अचीवमेंट्स या सक्सेसेस वो क्या आ रहे हैं, फिर हम उसके चैलेंजेस के ऊपर आएंगे। तो अचीवमेंट ये रही है कि सार्क एक फ्री ट्रेड बना है, फ्री ट्रेड एरिया एक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है मेंबर कंट्रीज़ ने, ताकि जो इंटरनल ट्रेड है ना उसको प्रमोट किया जा सके, इंटरनल ट्रेड को इन्हांस करें, इसको इनकरेज करें, और जो स्टेट्स के दरमियान ट्रेड का गैप है ना उसको फुलफिल किया जा सके, जो ट्रेड का जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सके। तो उसके लिए एक फ्री ट्रेड एरिया उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश किया, जिसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया के फ्री ट्रेड जोन की। जो सार्क है उसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में ट्रेड कर सकें। तो इस हवाले से ग्लोबल एरिना में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अचीवमेंट रही है कि इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया को इस्टेब्लिश किया उन कंट्रीज़ के दरमियान ना। नेक्स्ट इसकी जो अचीवमेंट है वो है सेफ्टा। अब सेफ्टा क्या है, SAFTA, सेफ्टा। सेफ्टा मीन ये है कि सेफ्टा का मतलब सार्क, ठीक है, ऐसे सार्क, ऐसे सार्क,
एफ से फ्री, टी से ट्रेड और ए से एग्रीमेंट। तो सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेफ्टा। एस से सार्क, एफ से फ्री, टी से ट्रेड और ए से एग्रीमेंट। तो सेफ्टा जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इन्होंने इसके ऊपर साइन किया है ताकि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं ट्रेड के हवाले से, ट्रेडेड जो गुड्स हैं उसके हवाले से, उन कस्टम जो ड्यूटीज़ हैं वो कम हो और वो टैक्स वो कम हो, और इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज़ को ज़ीरो किया जा सके और 2016 तक तमाम के तमाम जो है ना इस तरह के इश्यूज वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये सेफ्टा बना हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि फ्री ट्रेड हो, समझ आ रही है। तो ये सेफ्टा का है, फ्री जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है तमाम जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स जो हैं, ताकि वो आपस में फ्री ट्रेड कर सकें या लो टैरिफ के ऊपर और ट्रेड कर सकें। ठीक हो गया। तो ये एग्रीमेंट बनाया गया था कि ये जो एग्रीमेंट है ये गुड्स के हवाले से, जो गुड्स है ना, जो रिसोर्सेज हैं जो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज है वो इंक्लूड नहीं होती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस को एक्सक्लूड करके बाकी जो गुड्स की सर्विसेज हैं उसके लिए ये जो है गुड्स के लिए बनाया गया है सेफ्टा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि इस गुड्स की जो है ना वो फ्री हो ट्रेड, ताकि जो कस्टम ड्यूटीज़ है ना वो ज़ीरो हो जाए, जो कस्टम्स का जो होता है, जो टैक्स का होता है वो ख़त्म हो जाए सारा मसला। नेक्स्ट है सेप्टा, पहले एफ वाला था अब पी वाला है। तो सार्क प्रेफरेंशियल साउथ एशिया, ठीक है, सार्क जो था साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, पहले भी यही था साउथ एशिया सार्क। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वो था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो वो जो सेप्टा है इसका काम यही है कि ट्रेड को प्रमोट करे कंट्रीज़ के जो दरमियान है। और ये जो सेप्टा है ये एग्रीमेंट होता है 1995 में, 1995 में एग्रीमेंट होता है ताकि जो फ्री ट्रेड है उसको इन्हांस करे, इनकरेज करे। तो दोनों का सेम फंक्शन ही है बेसिकली। वो गुड्स के हवाले से है, ये ट्रेड की बात कर रहे हैं तो गुड्स की ट्रेड होनी है, और वो कस्टम ड्यूटीज़ की भी थोड़ी सी बात हो रही थी। नेक्स्ट इसके पास है हमारे पास सार की हमारे पास है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको सेटिस कह रहे हैं, SATIS, सार्क एग्रीमेंट। एस से सार्क, ए से एग्रीमेंट, टी से ट्रेड, आई से इन और एस से सर्विसेज। तो सार्क ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विसेज। तो ये भी एक बनाई गई है जिसमें यह है कि दोबारा से जो है जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज किया जा सके, जो सर्विसेज हैं उनकी लिबरलाइजेशन हो, सर्विस लिबरल हो, जो भी सर्विसेज देनी है वो फ्री हो, बिल्कुल ही मतलब जो है ना फ्री ट्रेड हो। तो ये भी उसी के हवाले से। तो ये है सेटिस, SATIS, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज में जो है वो ट्रेड हो सके, पहले वो गुड्स वाला था और ये अब ये आ गया। अब लास्ट पे इसके बाद जो है वो है सार्क यूनिवर्सिटी, जिसको SU कहते हैं, ठीक है, सार्क यूनिवर्सिटी। तो ये भी इस्टेब्लिश की गई है सार्क यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? ये इंडिया में है। और इसके अलावा सार्क फूड बैंक है, इसके अलावा सार्क की जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान में। तो ये सार्क की अचीवमेंट है, ये सार्क के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो सार्क ने काम किया है उसके मेंबर स्टेट्स के लिए। तो एक यूनिवर्सिटी बनी है सार्क इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में उसके रिजर्व्स हैं। इसके अलावा सार्क का फूड बैंक है, ठीक है, इंडिया के अंदर, और इसके अलावा एनर्जी रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे उसकी अचीवमेंट्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। तो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ को क्रिएट किया है जो कि रीजनल सेंटर से डिफरेंट है, जो हमने पहले डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, ताकि जो मैनेजमेंट है वो की जा सके, जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके एक तरह के लुक आफ्टर करें। तो डिफरेंट बॉडीज़ बनी हुई है। अब हमारे पास क्या है जो सार्क ने बनाया है स्पेशलाइज्ड बॉडीज़, एक है आपके पास सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ठीक है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, SAR सार्क, ये उसका आप देख लीजिएगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इसके बाद है सार्क डेवलपमेंट फंड, ठीक, SDF, जो कि भूटान के अंदर है। ये उनकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। इसके अलावा सार्क जो है वो यूनिवर्सिटी है, हमने पहले बात की है इंडिया के अंदर, जिसको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहते हैं, SAU। इसके अलावा सार्क का जो है वो रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि ढाका के अंदर। तो ये डिफरेंट इनकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं जो कि सार्क ने बनाई हैं और जो इसकी अचीवमेंट्स में भी आती हैं, आप उसको उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं इसके चैलेंजेस, फिर उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं ताकि हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। 4 वीडियो उनकी बनने वाली हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो सार्क के जो चैलेंजेस हैं फ्रेंड्स वो कौन से हैं, कौन कौन से इसको प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस कर रहे हैं।
पहला है इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस, इंडिया और पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से सार्क की जो प्रोस्पेक्ट है वो नहीं हो रही, सार्क की प्रोग्रेस हैम्पर हो रही है, सार्क की डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है ना वो सही नहीं है, वो फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, ठीक है, वहाँ कॉपरेशन बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू है, जो चैलेंज है सार्क का, वो है मीटिंग फ्रिक्वेंसी, कि जो इनकी मीटिंग की फ्रिक्वेंसी है ना वो बहुत लो है। मीन जो इनकी मीटिंग्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत लो मीटिंग्स होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं, मतलब जितनी ज़्यादा मीटिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा कॉपरेशन होगी। लेकिन यहाँ जो सार्क की फ्रिक्वेंसी है मीटिंग्स की, जो उनकी तादाद है वो बहुत कम है। तो इस वजह से जो सारे जो नेशंस हैं वो उनको चाहिए कि वो एनुअली एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी मिलें। जैसे लाइक 19th जो होनी थी मीटिंग वो कैंसिल हो गई थी जो पाकिस्तान में होनी थी, तो जितनी मीटिंग कम होगी तो उतना लॉस होगा। तो ये चैलेंज है जो कि सार्क फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी और जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी डाइवर्ट हुई हैं। जो एनर्जीज और रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा सही तरीके से, जो बेटर वे में डेवलपमेंट के लिए यूज़ करनी चाहिए, तो एनर्जी और रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि एरिया ऑफ कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज है। जो डिफरेंट एरियाज़ हैं लाइक एग्रीकल्चर है, साइंस है, एजुकेशन है, इसके अलावा डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर काम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी जो है उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना जो सार की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली, वो अभी तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मीन्स जो वो था ना एग्रीमेंट फ्री ट्रेड वाला, उसको इंश्योर नहीं किया जैसा जितना इंश्योर करना चाहिए था। तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो प्रॉब्लम है सार के लिए। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास सारा सार का कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका नॉलेज, उसके सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके एरियाज ऑफ कॉपरेशन, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी बॉडीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके चैलेंजेस, सब हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे जो मेरी अगर स्ट्रगल है आपको अच्छी लगी हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट बता दें, अपनी जो है फीडबैक, अपना रिव्यू वो दे दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। So friends, thanks for watching my video. See you in the next video in the next topic. Till then, take care. Goodbye.